नमस्कार बच्चों, एएम एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में जो सोलेनिसिस क्रॉप कल्टीवेटर में इकाई 5 दी हुई है आपकी, है ना? 5 इकाई में जो दिया हुआ है आपका, है ना? इकाई 5 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बुनियादी खेती प्रबंधन, है ना? बुनियादी खेती प्रबंधन। तो उसका परिचय हम पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? खेती प्रबंधन में 2 शब्द शामिल है, खेती और प्रबंध। शाब्दिक रूप से खेती का अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा जहाँ पर फसलों और अन्य उद्यम को एक सामान्य प्रबंध के तहत लिया जाता है और विशिष्ट सीमाएं होती है। मतलब इसका क्या मतलब है कि जब हम कोई भी व्यवसाय करते हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, जिसमें व्यवसाय और फसल उत्पादन होता है, जिसमें मुख्य चीज़ें की क्या होती है? आवश्यकता होती है ना? तो कौन सी है प्रबंधन के लिए? प्रबंधन सामग्री, मशीनरी, जनशक्ति, राशि, विधियों और बाजारों। ये क्या दिए हुए हैं? आपके 6 प्रिंसिपल दिए हैं। जैसे उपलब्ध संसाधनों के समन्वय और प्रभावी रूप से उपयोग करने के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब ये जितनी भी चीज़ आपकी 6 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, इनको समय पर किस प्रकार से हमें उपयोग करना है, ये हमें बुनियादी खेती प्रबंधन के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि हमें कौन सी फसल लगानी है, किस विधि से लगानी है और हमें कितने मजदूर की आवश्यकता होनी चाहिए। और जनशक्ति मतलब मजदूर होता है, कौन सी मशीन का उपयोग करना है और जो फसल में लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री को मैनेजमेंट के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जो प्रबंधन का मतलब है मैनेजमेंट, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं किन किन बातों को हमें मैनेज करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है आपका भूमि प्रबंधन प्रमुखतः, है ना? मतलब क्या दिया हुआ है? सबसे पहला पॉइंट है भूमि प्रबंधन, जो मुख्यतः भूमि उपयोग की तीव्रता, मिट्टी की उर्वरता, जल निकासी, सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन आदि। मतलब जब हम भूमि का प्रबंध करते हैं या सॉइल मैनेजमेंट बोल सकते हैं जिसे, है ना? या मृदा प्रबंधन भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना? जल निकासी कैसी है, सिंचाई मतलब इरिगेशन, और खरपतवार प्रबंधन यानी भूमि में बहुत ज़्यादा खरपतवार तो नहीं लगे, उनको कैसे मैनेज करना है, इन सब बातों का हमें ध्यान देना होता है। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक आपका दिया हुआ है कृषि श्रम प्रबंधन। मतलब कृषि श्रम प्रबंधन मतलब फार्म लेबर मैनेजमेंट इंग्लिश में से कहते हैं। इससे क्या होता है? सब्जी कृषि में श्रम की दक्षता, प्रति यूनिट समय, प्रति व्यक्ति मेहनत, काम की कुल राशि को संदर्भित करता है। मतलब अलग अलग व्यक्ति के मेहनत के हिसाब से पैसे को हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अलग अलग व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? कोई भी जब फार्म होता है या खेती कीते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के श्रमिक हो सकते हैं। जैसे आपका सबसे पहला दिया हुआ है कृषि प्रबंधक का श्रम, मतलब जो आपका फार्म है उस पे जो मैनेजमेंट करता है उसे हम कहते हैं कृषि प्रबंधक। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपका कृषि परिवार श्रम। मतलब जब कोई व्यक्ति घर पे खेती करता है तो उसके साथ में जो व्यक्ति घर में से खेती के कार्य में जुड़े होते हैं, वे सभी व्यक्ति कृषि परिवार श्रम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है स्थायी रूप से काम पर रखा गया श्रमिक, है ना? मतलब हम देखते हैं कि कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े जो फार्म होते हैं वहां पर हमें एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति हर समय के लिए स्थायी रूप से काम करते हैं, है ना? उन्हें हम कहते हैं स्थायी रूप से काम करने वाला श्रमिक, ठीक है? फिर आकस्मिक काम पर रखा गया श्रमिक दिया हुआ है। मतलब जब हमें आवश्यकता होती है तब हम कोई भी मजदूर को बुलाकर जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं आकस्मिक काम पर रखा गया श्रमिक, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया कि कृषि श्रम प्रबंधन क्या है। 4 पॉइंट में दिया हुआ है ना? 4 पॉइंट में दिया हुआ है। फिर से अपन एक बार समझ लेते हैं। कृषि प्रबंधक, परिवार श्रम और स्थायी और आकस्मिक काम पर रखा गया हो, ठीक है? इसके बाद में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इसके बाद में आपको दिया हुआ है कृषि का वित्तीय प्रबंधन। कृषि का वित्तीय प्रबंधन मतलब कृषि कार्य में लगने वाले विभिन्न प्रकार के आय को बढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार से मैनेजमेंट या प्रबंध करने की आवश्यकता होती है। ये सारा जो प्रबंधक है कृषि वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है, जिससे कि हम अपने व्यवसाय में लगने वाले पूंजी को बढ़ाकर या कैसे कम से कम पूंजी लगा के अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आपका दिया हुआ है कृषि मशीनरी प्रबंधक। मतलब कृषि कार्य में जितने भी उपयोग किए जाने वाले आपके उपकरण है, मशीनरी है, तकनीकी है, उनका उपयोग के बारे में हमें जानकारी मिलती है और विभिन्न प्रकार की नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनों का उपयोग करते हैं, जिससे कि कम श्रम में अधिक कार्य और कम कार्य से अधिक आपका उत्पादन हो, है ना? और कम से कम श्रमिक आपको लगे। ये क्या काम करते हैं? हम मशीन का उपयोग करके ये करते हैं। उसके बाद में आपका दिया हुआ है कृषि निर्माण प्रबंधन। मतलब कृषि निर्माण प्रबंधन मतलब इसका जो दिया हुआ है फार्म बिल्डिंग प्रबंधक। मतलब जब हम खेती करते हैं तो हमारे पास में मशीनें होती है ना? मशीन, है ना?
भंडारण के लिए विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं उनको रखने की जब संख्या बढ़ जाती है तो हमें क्या चाहिए, अलग अलग रूम चाहिए, है ना, विभिन्न प्रकार के गोडाउन चाहिए, है ना, स्टोर रूम चाहिए, कार्यालय रूम चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी बिल्डिंग के निर्माण में कार्य होते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, कृषि निर्माण प्रबंधन मतलब फार्म बिल्डिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फसल की योजना दी हुई है। फसल की योजना मतलब जब आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उसे किस प्रकार से लगाना है इसके बारे में दिया हुआ है ना, किस आपका दिया हुआ है। जैसे कि फसलों की सब्जी का चयन हम किस हिसाब से कर सकते हैं, मिट्टी जलवायु के आधार पे किया जा सकता है। तो उसे 3 भागों में बाँटा गया है। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका गर्मी या वसंत की आपकी सब्जी है। तो गर्मी में लगने वाली सब्जी आपको पता है, तरबूज, खीरा, है ना, लौकी, 2-3 फसलों के आपको नाम याद रख लेने हैं। फिर वर्षा ऋतु में लगने वाली भिंडी, मिर्च, लौकी, करेला, है ना, इनके बारे में पढ़ लेना है। फिर सर्दी में उगाई जाने वाली इस मौसम की सब्जी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाढ़ गोभी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? मतलब फसल योजना में हमको क्या करना है, जलवायु या मिट्टी के आधार पे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने जलवायु के आधार पे कौन सी हो गई, गर्मी की हो गई आपकी, है ना? वर्षा ऋतु की मतलब बारिश की और सर्दी की। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, आपके पास में दिया हुआ है फसल प्रणाली। फसल प्रणाली में क्या-क्या दिया हुआ है, फसल चक्रण। तो सबसे पहला दिया हुआ है फसल चक्रण मतलब यहाँ 2 या फिर 3 या 3 से अधिक वर्षों की अवधि के लिए एक ही भूमि का नियमित अनुक्रम में विभिन्न फसलों को उगाने की एक फसल प्रणाली है, जहाँ फसल के अनुक्रम का चक्र पूरा होने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगता है। मतलब एक ही आपके भूमि पर 2 से 3 फसलों को अलग-अलग समय पर लगाया जाता है और उसे 2 से 3 साल तक के रिपीट किया जाता है, उसे कहते हैं हम फसल चक्रण। फिर आरोहण फसल। आरोहण फसल किसे कहते हैं? उत्तराधिकार फसल 2 या 2 से अधिक फसलों को संदर्भित करती है, जो 1 वर्ष के भीतर ही भूमि पर उत्तराधिकारी में बढ़ती है और आम तौर पर इस फसल प्रणाली का पालन ज़्यादातर बाजार उन्मुख खेती में किया जाता है, जहाँ साल के अधिकांश भाग के लिए नकदी फसल के साथ उच्च कीमत वाली भूमि पर कब्जा रखने का उद्देश्य होता है। मतलब क्या करते हैं इसमें, हम साल में लगभग 3 से 4 फसलों को लेते हैं, है ना? और उसे हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, बाजार के आधार पर। ठीक है? इसके बाद में दिया हुआ है रिले क्रॉपिंग, है ना? रिले क्रॉपिंग प्रणाली में 2 फसलों की बढ़ती अवधि कम समय के लिए ओवरलैप हो जाती है। इस प्रणाली में एक ही वर्ष में पूर्णवर्ती फसल की कटाई से पहले भूमि के एक टुकड़े पर फसल को बो दिया जाता है। मतलब जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो उस फसल की कटाई से पहले हम एक दूसरी फसल के बीज को रोपित कर देते हैं या नई सीडलिंग को तैयार कर लेते हैं। इसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग, जिसमें फील्ड आपकी खाली नहीं छूटती है। ठीक है, इसके बाद में आपका दिया हुआ है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही मौसम में एक ही भूमि पर लगाया जाता है। मतलब जैसे कि आपने लगा दिया है गेहूँ, गेहूँ के साथ में लगा दिया धनिया, है ना? बीच में आपने धनिया लगा दिया, आजू-बाजू लगा दिया गेहूँ या फिर चना लगा दिया और उसके आजू-बाजू में हम आपने लगा दिया धनिया। तो इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। 2 फसलों के बीच में तीसरी फसल या फिर एक फसल के बीच में दूसरी फसल। इसमें 2 या 2 से अधिक फसल हम लगाते हैं एक ही भूमि पर, है ना? एक ही साथ, ठीक है? इसके बाद में आपका इंटरक्रॉपिंग के फ़ायदे दिए हुए हैं, इसको अपन समझ लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग के फ़ायदे क्या-क्या हैं? इंटरक्रॉपिंग के फायदे आपके दिए हुए हैं, जैसे प्रति यूनिट भूमि क्षेत्र में उच्च मात्रा में फसल की प्राप्ति। मतलब जब हम एक साथ विभिन्न प्रकार की फसलों को लेते हैं तो जो कम समय और कम जगह में हमें अधिक उत्पादन होता है। फिर इंटरक्रॉपिंग एकमात्र फसल की उपज से बहुत अधिक होता है। मतलब जब हम 2 से 3 फसलें एक साथ लगाते हैं तो उत्पादन जो है अधिक मात्रा में होता है। जैसे नॉर्मल हम लगाते हैं उससे 2 से 3 गुना उत्पादन हमें अधिक मिलता है। फिर तीसरा आपका दिया हुआ है विकास संसाधनों का बेहतर उपयोग। मतलब विभिन्न प्रकार के जो हम खेती में उपयोग किए जाने वाले संसाधन हैं उनका उपयोग हमें बहुत अच्छी तरीके से होता है। मतलब फर्टिलाइज़र देते हैं तो एक ही क्रॉप को देने के बाद में दूसरी क्रॉप को ऑटोमेटिक मिल जाता है। सिंचाई भी हम एक बार करते हैं तो दूसरी फसल को ऑटोमेटिक मिल जाती है। उसके बाद में कीट, रोग और खरपतवार को बेहतर तरीके से हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज आप इतना समझ पाए हैं, तो आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर बताइएगा, है ना? धन्यवाद और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए आप, ठीक है? धन्यवाद।